Hello students, this is Professor Ashish Pitkar from St. Wilfrid College, Arts, Commerce, Science, Panvel, Department of Physics. This is our lecture 7 from the lecture series Classical Physics. In last lecture हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन क्या होता है और वर्क डन के ऊपर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए होते हैं और हम लोगों ने वर्क डन देखा था कांस्टेंट फोर्स में और हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन जब फोर्स वेरी करता है तब क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था. Now what we are going to do is we are going to jump to the new concept that is nothing but a kinetic energy. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग बाद में काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के साथ कनेक्ट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी देखने के बाद काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के साथ कनेक्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू derive a really important theorem that is nothing but work kinetic energy theorem और उसका एक हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो एनर्जी होती है जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स लगाने के लिए हम लोगों के पास एनर्जी होनी चाहिए. तो समझो एक ब्लॉक ऑफ मास m है, तो उसको हम लोग अगर पुश कर रहे हैं तो पुश करने के लिए हम लोगों को ऑफकोर्स उसको फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन वो फोर्स आएगा कहाँ से? वो फोर्स हमारे मसल एनर्जी से आएगा, बराबर. तो कोई भी फोर्स जो होता है वो फोर्स कोई एनर्जी की वजह से आता है. ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट का जब डिस्प्लेसमेंट होता है और उससे हम लोग जब उसका वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने कितना वर्क किया है, ठीक है, दैट वर्क डन वी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ अ जूल, क्योंकि जूल जो है वो जूल यूनिट है एनर्जी का. ठीक है, तो एनर्जी मतलब क्या है? बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम और अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने कितना वर्क किया या फिर सिस्टम ने हमारे ऊपर कितना वर्क किया, दैट इज नथिंग बट एनर्जी. तो इसमें दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट पोजेसेस ड्यू टू द मोशन. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर कोई स्पीड से अगर मूव कर रहा है, तो जब वो कोई स्पीड से मूव करता है तो वो स्पीड में मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट के पास इनिशियली कुछ एनर्जी होना जरूरी है. अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कोई इनिशियल एनर्जी नहीं दी तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा क्या? वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा. सो ऑल द प्लैनेट्स व्हिच आर रोटेटिंग अराउंड द सन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में जा रहे हैं, एक कार एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है या फिर एक ट्रेन एक वेलोसिटी से जा रही है, एक स्पीड से जा रही है, तो जब वो ट्रेन रनिंग में होती है या फिर वो मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन. ठीक है, वो जब मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक तब उसके अंदर कोई एनर्जी होती है, वो मूव करने के लिए उसके अंदर वो एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी. Okay, so it is defined as work needed to accelerate a body of given mass m. तो हम लोग एक्सेलरेट करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग वर्क करते हैं तो वो वर्क में क्या आता है? फोर्स आता है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को क्या बताया? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया तो वो हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्सेलरेट होगा. तो अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है दैट मींस व्हाट? कि वर्क नीडेड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ गिवन मास m फ्रॉम द रेस्ट टू इट्स स्टेटेड वेलोसिटी. स्टेटेड वेलोसिटी मतलब कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, कोई भी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. ठीक है, तो अगर वो इनिशियली रेस्ट में है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं या मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग उसको उसके ऊपर वर्क डन करवा रहे हैं. तो हम लोग इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर मोशन में आ जाएगा. अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी नहीं हो सकता है, बराबर ना. अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस मोशन में नहीं आया और वो डिस्प्लेस हुआ, ऐसे नहीं होता है. तो वो ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस होने के लिए क्या करना जरूरी है? उसको डिस्प्लेस होना जरूरी है. लेकिन जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस होता है तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पकड़ता है. ठीक है, और वो वेलोसिटी पकड़ने के बाद वो जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, सो वी आर फॉर्मली गोइंग टू सी कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली है क्या, उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, वो एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव किस तरीके से कर सकते हैं. So having gained this energy during its acceleration, the body maintains the kinetic energy unless its speed changes. तो वो जो उसका जो बॉडी का जो स्पीड है वो स्पीड जब तक चेंज नहीं होता तब तक उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती. तो इसका मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड.
ठीक है, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वी आर गोइंग टू सी ए एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है और उसके जो भी एक्सप्रेशंस में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स सब स्केलर होने की वजह से एनर्जी इज अ स्केलर, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो स्केलर, दैट वी आर गोइंग टू सी। The same amount of work is done by the body when the decelerating from its current speed to the state of rest। मतलब क्या होगा कि जितना हम लोगों ने बॉडी को एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन देने के लिए जितना हम लोगों ने वर्क किया है, उसके एक्सेलरेशन को डिसेलरेट करके उसको रेस्ट में लाने के लिए हम लोगों को उतना ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन सेम है, तो मतलब हम लोगों ने उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगाया वो फोर्स सेम है। तो फोर्स जितना लगाया है उतना ही फोर्स हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, उसको वो स्पीड से जीरो तक लाने के लिए। मतलब जीरो से लेके एक पर्टिकुलर स्पीड तक उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए हम लोगों को उसके ऊपर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा। तो वही स्पीड से अगर हम लोगों को उसको रेस्ट में लाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ वर्क वी आर डूइंग, बिकॉज कि अगर एक जीरो रेस्ट से अगर हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीड तक वो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देते हैं या फिर एक्सेलरेट करवाते हैं, तब वो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमेशा सेम होगा जितना हम लोग रेस्ट से उतना एक्सेलरेट करवा रहे हैं और एक्सेलरेशन से हम लोग उसको डिसेलरेट करवा रहे हैं तब तक। ठीक है, तो तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो देखा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट कोई एक मोशन में होता है तो वो मोशन में आने के टाइम पे उसके पास जितना भी एनर्जी होता है दैट इज नथिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। So it is difficult to use the Newton's second law to solve the problem involving the complex forces. Complex forces मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं, मतलब समझो कि एक बॉक्स है, जो बॉक्स के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है और वो गैस मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, या फिर वो उसके ऊपर हम लोगों ने प्रेशर दिया है तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली हर एक गैस मॉलिक्यूल का जो फोर्स होगा या फिर उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उसका जो फोर्स होगा वो फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हम लोगों को अगर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। सो दिस इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि कैसा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने की वजह से हम लोग हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रैक नहीं रख सकते। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज मोस्टली इम्पॉसिबल टू सॉल्व। मोस्टली इम्पॉसिबल टू सॉल्व क्योंकि हम लोग हर एक मॉलिक्यूल को ट्रैक नहीं रख सकते, तो हम लोगों को हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर का फोर्स पता नहीं होगा, तो हम लोग टोटल फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर टोटल फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोगों को फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट इज तो इसलिए हम लोगों ने अल्टरनेटिव अप्रोच क्या निकाला है, एंड अल्टरनेटिव अप्रोच इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो हम लोगों को क्या देखना है, बेसिकली उसका स्पीड देखना है। ठीक है, टू इट्स डिस्प्लेसमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम नेट फोर्स। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स के अंदर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा वो हमें देखना है, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, अगर हम लोग ये देख पाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोगों को फाइनली न्यूटन सेकंड लॉ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन आल्सो वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को दो ही चीजों की जरूरत है, एक तो डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, दूसरा किसकी जरूरत है, एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन तो बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या है, acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. So rate of change of velocity with respect to time is nothing but acceleration. तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी तक आने के लिए कितना टाइम पे वो आ रहा है, दैट इज vf minus vi upon t which is nothing but acceleration. ठीक है, बराबर ना, जैसे वेलोसिटी इज नथिंग बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन वी हैव सीन मेनी टाइम्स इन द 12th स्टैंडर्ड या फिर 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन देखा। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट काइनेमेटिकल एक्सप्रेशन। सो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या है, d इज इक्वल टू हाफ vi प्लस vf इनटू t। तो vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो भी टाइम है दैट इज टाइम इज नथिंग बट t। तो अगर हम लोग उसका हाफ लेंगे दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोगों के पास दो टर्म्स आ गए, डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन को अगर हम लोग मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को फोर्स मिल जाता है, अगर हम लोग वो फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को वर्क डन मिल जाता है।
सो वी आर गोइंग टू डू दैट एंड वी आर गोइंग टू सी कि हाउ द काइनेटिक एनर्जी इमर्जेस फ्रॉम द वर्क डन. ठीक है. So the total work done, that is the total work done by a total force, that is nothing but total, that is summation of work done is nothing but summation of force is equal to summation of mass into acceleration into d. बराबर. तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन हम लोगों को पता है, मास का वैल्यू हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्टिकल है. तो जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने पहले निकाल के रखा है वीएफ माइनस वी आई, वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. और जो डी का वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू, वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी हम लोग कहाँ से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने वाले. दैट इज नथिंग बट हाफ वी आई प्लस वी एफ इंटू डी. तो अगर मैं वो जो है वो टोटल वर्क डन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन दैट इज समेशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू mass into bracket vf minus vi upon t, that is nothing but the acceleration. और displacement का क्या है, half into vf plus vi into t. तो अगर मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, मुझे क्या करना है, सिर्फ ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है एंड देन यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो टाइम जो है वो टाइम कैंसिल होता है और यहाँ पे जो हाफ है वो हाफ बचेगा. तो यू विल गेट समेशन दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोगों को दो एक्सप्रेशन मिल चुके हैं. एक एक्सप्रेशन जो है वो फाइनल वेलोसिटी के टर्म में, एक एक्सप्रेशन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में. लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम्हें एक चीज यहाँ पे पता चलेगी कि हम लोगों का जो एक्सप्रेशन मिला है ना, वो एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है, लेकिन उसमें सिर्फ वेलोसिटी का चेंज है. मतलब एक में फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है तो एक में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्क डन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. हाफ एम बी स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. वी आर गोइंग टू फॉर्मली सी दैट, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो यू कैन सी दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड है. क्योंकि यहाँ पे मैंने भले ही वेलोसिटी यूज किया लेकिन मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर यूज किया. तो वेलोसिटी का स्क्वायर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर तुम लोग 2 लेक्चर्स पीछे जाओगे तो वहां पे मैंने स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था. तो स्केलर प्रोडक्ट में अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि vf स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड एज vf डॉट vf. तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को अगर हम लोग उसका ही डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ लेते हैं तो हम लोगों को एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, दैट इज हाफ एम वी एफ स्क्वायर. तो ये जो होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर. तो ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. So this is really important equation. This equation tells us that change in the kinetic energy of the object from the initial to the final position is total work done. तो initial काइनेटिक एनर्जी से अगर हम लोग उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी तक अगर हम लोग उसको ये करते हैं, उसका वेलोसिटी चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज जो होगा दैट इज नथिंग बट टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. तो हम लोगों को यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि हम लोगों को वहां पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है. लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए. तो फाइनल वेलोसिटी मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, काम हो गया. यहाँ पे हम लोगों को टोटल समेशन एफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, या फिर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को क्या चाहिए, एक फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए. दोनों का स्क्वायर करो, मास को मल्टीप्लाई करो, उसका हाफ करो, यू विल गेट अ टोटल वर्क डन. दोनों को सबट्रैक्ट करना है बस. सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ एम बी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम बी आई स्क्वायर. ठीक है, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी. So we are going to properly formulate a formula for a kinetic energy. So kinetic energy K is equal to half mv square. तो kinetic energy K कितना होता है, half mv square होता है. Represents the energy associated with the motion of the particle. As I said earlier, कि जो kinetic energy होता है वो represent क्या करता है, motion associated with the particle. Particle के साथ क्या motion associate है, उसके ऊपर वो kinetic energy depend करता है. This quantity is so important that it is have a special name, that is kinetic energy. So K is equal to half mv square. तो इसलिए मैंने ये इक्वेशन को अलग से लिखा है. तो ये इक्वेशन याद रखना, हर एक फिजिक्स स्टूडेंट को ये इक्वेशन याद होना ही चाहिए. काइनेटिक एनर्जी अगर तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, सो दैट इज नथिंग बट हाफ mv square. So kinetic energy is a scalar quantity and it is having the same unit as a work. तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है वो हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट तुम्हें ये चीज को दिमाग में डाल देना है कि हम लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कोई भी एग्जांपल्स को सॉल्व करते समय. तो ये इक्वेशन को हमेशा याद रखो. दिस इक्वेशन इज रियली सिंपल बट दिस इक्वेशन इज रियली इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. सो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, एज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर इज सेम एज द वर्क, वी कैन से दैट यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क. तो
तो हम लोगों ने देखा कि अगर अगर हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करते हैं तो हम लोगों को टोटल वर्क डन मिलता है। लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका यूनिट चेंज नहीं होने वाला, उसका यूनिट कितना होगा, उसका यूनिट वर्क डन के यूनिट जितना ही होगा। तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? सो काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल और न्यूटन मीटर। So joules is nothing but a energy unit and or it can be written as Newton meter. So Newton meter को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? joules में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Okay. So we have seen that कि summation of W is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy। अगर हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन को ये वाले एक्सप्रेशन में डाल दिया, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग फॉर्मली कैसे लिख सकते हैं? सो समेशन ऑफ W is equal to kf minus kr। So you can see that this is a change in a kinetic energy. So change in a kinetic energy can be written as change delta K. So it is final minus initial. Okay. And this result is really important. This result is called as a work kinetic energy theorem. क्योंकि work done is related to the kinetic energy. It is related to the change in a kinetic energy. तो total work done जो होता है वो change in a kinetic energy के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन को फिजिक्स में बहुत अलग से जगह है और उसका अलग से नाम है। दैट इक्वेशन दैट वो नाम क्या है? वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होता है। दैट इज टोटल वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो तुम बोलोगे अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर पूछ रहा, मतलब अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रेस्ट से पुश किया तो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जो वेलोसिटी होगा उसके ऊपर फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर को रेस से पुश कर रहे हो तो हम लोग उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। सो इट इज ओके। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। या फिर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को डिसेलरेट करवाने के बाद अगर उसको स्टॉप करवा रहे हैं तो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जिस वेलोसिटी से हम लोग उसको डिसेलरेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, so it is one and the same thing. So फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल करो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से कुछ वेलोसिटी अटेन कर रहा है या फिर वेलोसिटी से रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, बट द वर्क डन इज डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी रादर देन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग उसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि तुम लोगों को पता चले कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोगों को वर्क डन पता है तो हम लोग उससे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। सो ब्लॉक पुश्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर अगर हम लोग कोई ब्लॉक को पुश करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? सो दिस इज अ ब्लॉक ओके ऑफ मास m व्हिच इज पुश्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस विद द फोर्स F। तो वो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक इनिशियली जो था वो रेस्ट पे था और उसको हम लोगों ने मूव करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट d हुआ। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट डी होने के बाद उसका जो वेलोसिटी vf है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम में सीधा देख सकते हैं कि उसका जो भी फोर्सेस है वो फोर्सेस क्या क्या होंगे। जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं दैट इज नथिंग बट F इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है mg विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स क्या होगा? द अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल फोर्स की जरूरत कब है? जब वो ब्लॉक रेस्ट में था तब नॉर्मल फोर्स की जरूरत है। जब वो ब्लॉक एक वेलोसिटी अटेन कर लेगा तब नॉर्मल फोर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है, तब हम लोगों को सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को ही ध्यान देना है। सो वी विल प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम एंड देन वी विल सॉल्व इट। तो प्रॉब्लम ऐसा है, a block of 6 kg initially at a rest is pulled to the right along the horizontal frictionless surface by a constant horizontal force of 12 न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू हम लोगों को दिया है 12 न्यूटन और ब्लॉक का जो मास है दैट मास इज नथिंग बट 6 kg। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हैज मूव्ड 3 मीटर। तो वो 3 मीटर मूव करने के बाद वो ब्लॉक का स्पीड क्या होना चाहिए वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3 मीटर, हम लोगों को मास दिया हुआ है 6 kg और जो फोर्स है वो फोर्स कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन दिया हुआ है। तो उससे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? उसका स्पीड कैलकुलेट करना है। 3 मीटर ब्लॉक मूव होने के बाद उसका स्पीड क्या होना चाहिए वो कैलकुलेट करना है। क्योंकि 3 मीटर मूव होने के बाद वो ब्लॉक रुक तो नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर हम लोगों ने उसको धक्का दे दिया है एक बार तो वो 3 मीटर मूव करने के बाद वो आगे जाके मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसका एनर्जी जो है वो एनर्जी लॉस भी नहीं होने वाला, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। और अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि एयर फ्रिक्शन भी नहीं है तो ब्लॉक कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। सो इसका मतलब क्या, हम लोगों को 3 मीटर मूव करने के बाद वो ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद कैलकुलेटिंग द वर्क डन।
सो अ नॉर्मल फोर्स balances the force of gravity. अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो जो नॉर्मल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है जब ब्लॉक रेस्ट में था. एंड नाइदर ऑफ दीज वर्टिकली एक्टिंग फोर्सेस डज द वर्क ऑन द ब्लॉक. क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो वर्टिकली एक्टिंग फोर्सेस जो है वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है. और अगर तुम लोग 2 लेक्चर पीछे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहा तो वो वर्क नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है. सो 90 इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. तो cos 90 0 होता है. इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन जो होगा वो 0 होगा. सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके ऊपर वर्क डन नहीं करने वाला और नॉर्मल फोर्स भी उसके ऊपर वर्क डन नहीं करने वाला, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव वाई डायरेक्शन निगेटिव में है और जो नॉर्मल फोर्स है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. तो वो दोनों भी उसके ऊपर वर्क नहीं करने वाला. ठीक है. सो ब्लॉक बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो परपेंडिकुलर फोर्सेस है वो परपेंडिकुलर फोर्सेस काम नहीं करने वाले. सो बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन न होने के कारण द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज द 12 न्यूटन. तो उसके ऊपर कितना जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है? 12 न्यूटन. क्यों? क्योंकि उसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, तो इसलिए हम लोग वही कंसिडर करते हैं. सो वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 मीटर हुआ. और जो 12 न्यूटन दिया था वो हम लोगों को कांस्टेंट फोर्स दिया था, तो इसलिए हम लोगों को पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है. फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हम लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. सो दैट इज नथिंग बट 12 न्यूटन इनटू 3 मीटर व्हिच इज इक्वल टू 36 मीटर न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू 36 जूल. So using the work kinetic energy theorem and nothing that initial kinetic energy is equal to 0. तो अगर work kinetic energy theorem यूज करते हैं और हमारा initial kinetic energy क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि initial velocity 0 था, क्योंकि ब्लॉक initially रेस्ट पे था. तो initial kinetic energy 0 है. So work done is equal to half mvf square. और half mvi square या फिर ki जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसका initial velocity जो है वो initial velocity 0 है. So we will get W is equal to, that is work done is equal to half mvf square. तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट कि फाइनल वेलोसिटी कितना है. तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज करते तो हम लोगों को क्या मिलेगा? pf square is equal to 2w upon m. तो W कितना है हमारा? कैलकुलेट किया हम लोगों ने ऑलरेडी 36 जूल, और मास कितना है? 6 kg. तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो vf स्क्वायर कितना मिलेगा? 12 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम लोगों को वेलोसिटी स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड. ठीक है. सो हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी मिल गया 3.5 मीटर पर सेकंड. सो हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन को रिलेट करने के बाद हम लोग उसका वेलोसिटीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे और फ्रिक्शन सरफेस पे, मतलब अगर जिस सरफेस पे फ्रिक्शन अवेलेबल है. और हम लोग क्या करेंगे कि बाद में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कैसे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व होता है वो देखने वाले हैं. ठीक है. तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया है, काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया है. तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.